हाँ जी, तो मैं फिर से आप लोगों के सामने हाज़िर हूँ इस बार का नया वीकली बाज़ार टॉक लेके। आज हम हॉस्पिटल सेक्टर पे बात करेंगे। देखो यार, ये ऐसा कौन-सा बिज़नेस है, समझना, जो अपने कस्टमर्स को वापस भगा रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ होने से उनकी प्रॉफ़िटेबिलिटी हर्ट हो जाएगी। आप तो सबसे पहले ये समझो कि इंडिया की छोड़ो, कहीं की भी जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है, वो एक ऐसी चीज़ है जिसमें ना तो कभी डिमांड्स होती है, कंटीन्यूअस डिमांड में बना हुआ है। लोगों को पता है कि कीमतें ज़्यादा हैं, है ना? आपको पता होता है कि हॉस्पिटल आपको लूट रहा है, आपसे ज़्यादा पैसा चार्ज कर रहा है। उसके बाद भी आप हॉस्पिटल पे जाते हो, है ना? और ऐसा नहीं होता कि कोई भी हॉस्पिटल रैंडम बेसिस पे कैसे भी एक्सपैंड कर दे। बहुत स्ट्रैटेजिकली एक्सपैंड करना पड़ता है अगर लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएट करनी है तो। आज हम कोशिश करेंगे कि हम हॉस्पिटल इंडस्ट्री को पूरा ब्रेक डाउन करें। मैंने आपको तरीका बताया है कि कोई भी सेक्टर का जब एनालिसिस करते हैं, तो वो एनालिसिस कैसे किया जाता है। सबसे पहले हम उसकी डिमांड समझेंगे, फिर हम समझेंगे कि सप्लाई कहाँ पर आ रही है, सप्लाई कैसी है, डिमांड कहाँ से आ रही है, कितनी मजबूत है, फिर सप्लाई कैसी है। फिर हम समझेंगे कि इसमें रिस्क क्या है बिज़नेस में। फिर हम कुछ बिज़नेस की टर्मिनोलॉजी समझेंगे। हम कुछ स्ट्रैटेजीज़ समझेंगे, जो आजकल हॉस्पिटल्स लगाते हैं इन ऑर्डर टू मेक गुड मार्जिन्स एंड टू विन, राइट? और फिर लास्ट के अंदर हम छठा जो हमारा पॉइंट होगा वो होगा टेक अवेज़ का। तो हम देखते हैं हॉस्पिटल की डिमांड को समझने की कोशिश करते हैं। आप ज़रा देखो, जैसे-जैसे इंश्योरेंस का कवर ग्रो होता है ना? जैसे-जैसे लोग ज़्यादा से ज़्यादा इंश्योरेंस लेते हैं, हॉस्पिटल की डिमांड्स भी बढ़ती जाती है। बट हॉस्पिटल की जो डिमांड है ना, वो स्ट्रैटिफाइड है। मैं समझाऊँगा आपको स्ट्रैटिफाइड क्या होता है, ठीक है? स्ट्रैटिफाइड है बेस्ड ऑन द लेवल ऑफ केयर, कि किस तरीके की केयर मिल रही है उस अस्पताल में, उसके हिसाब से डिमांड डिसाइड होती है कि मेरे को कौन से हॉस्पिटल में जाना है, ठीक है? और एक होता है स्ट्रक्चरल डिमांड है, वो जो बनी रहेगी हमेशा, क्योंकि इन जनरली हाई डिमांड है और लो सप्लाई। तो आप अगर किसी आज गाँव देहात में कोई एक अस्पताल खोलते हो, तो ऐसा नहीं कि अस्पताल खाली रहेगा, कुछ लोग तो आते ही रहेंगे। बट कुछ लोग इसलिए आएँगे क्योंकि आप एक स्पेशल लेवल ऑफ केयर दे रहे हो। मेरे को पता है अभी 2 मिनट के लिए आपको थोड़ा-सा कन्फ्यूज़िंग लगता है, आप मेरे साथ चलना, आपको समझ में आएगा। इंडिया में हेल्थ केयर का मतलब होता है अस्पताल बना देना। हिंदुस्तान में ₹100 अगर हेल्थ केयर पे खर्च हो रहा है, तो उसमें से ₹80 अस्पताल बनाने में खर्च होता है। और टोटल जो हॉस्पिटल की स्पेंडिंग है, उसमें से 55% स्पेंडिंग प्राइवेट प्लेयर्स कर रहे हैं आज के टाइम पर, 45% स्पेंडिंग गवर्नमेंट कर रही है हेल्थ केयर पे, ठीक है? ये जो स्ट्रैटिफाइड बोला था ना, स्ट्रैटिफाइड का मतलब है लेयर्ड। लेयर्ड मतलब सर, कि हॉस्पिटल की जो डिमांड होगी ना, वो इस पे डिपेंड करेगी कि क्या लेवल ऑफ केयर मिलती है वहाँ पर। हर हर पेशेंट को अलग-अलग लेवल ऑफ केयर की रिक्वायरमेंट है। कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, कुछ बहुत एक्सपेंसिव होती हैं। सर कुछ बता सकते हो आप किस तरह की केयर होती है? बिल्कुल बता सकता हूँ। नंबर 1 प्राइमरी केयर। प्राइमरी केयर का क्या मतलब है? वहाँ पर आपको छोटा-मोटा कोई इंजेक्शन लग गया, हल्की-फुल्की चोट लग गई, ड्रेसिंग हो गई। ये जो आपकी, जिसको बोलते हैं आप मोहल्ला क्लिनिक टाइप चीज़, ठीक है? जो प्राइमरी नर्सिंग केयर होती है आपके आस-पास, यहाँ कोई बड़ी मशीन नहीं होगी, आपको कोई बेड-वेड नहीं होगा, सुबह खुलेगा, शाम को बंद हो जाएगा, डॉक्टर है। सर्दी-खाँसी हो गई, आके दिखा दो। दूसरा होता है सेकेंडरी केयर। सेकेंडरी केयर में क्या होता है, थोड़ा-सा, मतलब वो 2, 4, 5, 25, 50 गाँव के बीच का एक अस्पताल होता है। 550 से 200 बेड होते हैं। यहाँ पर आपका ईसीजी हो जाएगा, आपको अगर हड्डी-वड्डी टूट गई है तो वो सुधर जाएगी, है ना? आपके जो छोटे डॉक्टर होते हैं वो आपको बड़ा अस्पताल भेज देते हैं, बड़ा अस्पताल बोल सकते हो आप इसको। फिर होता है टर्शियरी केयर। टर्शियरी केयर क्या होता है पता है? ये लोग हैं ना, ये लोग सीधे-सीधे लाइफ सेविंग टेरिटरी में जाते हैं। जब भी इंसान के जीवन पे कोई थ्रेट आ जाता है, तो वो इस तरीके के अस्पताल में जाता है। आपको सर्दी-जुकाम हो गई, आपको ग्लूकोज़ की बॉटल चढ़ानी है, अपोलो में जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, ₹20,000 का बिल बनाएगा वो। समझ रहे हो आप? आप तो लोकल अस्पताल में, नर्सिंग होम में चले जाते हो, सर वो क्लिनिक पे ही चढ़ा देते हैं बॉटल हमारे सर तो। उनके क्लिनिक पे, वो सही है ना? हाँ, लेकिन किसी को कैंसर हो गया, ट्रांसप्लांटेशन कराना है, कोई बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी है, तो वहाँ पर फिर आपको टर्शियरी केयर यूज़ करनी पड़ती है। फिर होता है क्वाटरनरी केयर। ये भाई, ये बहुत ही गिने-चुने अस्पताल हैं। टर्शियरी केयर जो है ना, इट इज़ नॉट अ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। ये एक बड़ा अस्पताल है जहाँ पर ट्रांसप्लांटेशन भी हो जाएगा, कैंसर भी ट्रीट हो जाएगा, है ना? कोई बड़ी सर्जरी है वो भी हो जाएगी। क्वारंट क्वाटरनरी केयर का मतलब, क्वाटरनरी केयर का मतलब
ये कुछ ऐसे हॉस्पिटल्स हैं ब्रो जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। सर व्हाट डू यू मीन बाय सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल? मतलब आप अगर यहाँ पर जा रहे हो तो आप ये समझ लेना कि आप इसीलिए जा रहे हो क्योंकि आपके पास कोई दूसरा अल्टरनेटिव ही नहीं है जाने का। दैट इज द ओनली रीजन वाई यू आर गोइंग टू द हॉस्पिटल, राइट? कोई कैंसर का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जैसे अपोलो प्रोटॉन रिसर्च सेंटर, कैंसर रिसर्च सेंटर। नाउ वी नो that this is highly optimized, the entire operations, the medical staff, the everything is optimized for cancer and its related research also. रिसर्च सेंटर बोल के खोला है तो इसका मतलब ये है कि हम कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड केसेस यहाँ पर डील करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा लंबा होगा ये, आराम से सुनना। स्ट्रक्चरल डिमांड डिफरेंस वो तो हमेशा ही बना रहेगा। हिंदुस्तान में 1000 लोगों पे 1.3 हॉस्पिटल बेड्स हैं, समझ रहे हो आप? 2000 लोगों पे 2.5 बेड है बस अपने पास, है ना? और 4000 लोगों पे 5 बेड है। सोचो आप 4000 लोग बीमार पड़ते, ऑन एन एवरेज बता रहा हूं, और ये वर्ल्ड एवरेज के आधे से भी कम है। तो डेफिनेटली इंडिया में बहुत कैपेसिटी बची है इस टाइम पर रूम ऐड करने की, बहुत ज्यादा कैपेसिटी बची है। और बताओ डिमांड क्यों हमेशा बनी रहेगी? क्योंकि ये ना रिसेशन प्रूफ बिजनेस है ब्रो। जब डाउनटर्न होता है, कोई इमरजेंसी आ जाती है, तब भी बच्चे तो पैदा हो ही रहे हैं, क्रोनिक डिजीज तो आ ही रही है, वो तो नेचुरल फिनोमिना है। बट एक चीज आप समझना, यहाँ पर जो डिमांड है ना वो इवनली स्प्रेड नहीं है। व्हाट डू मीन बाय दैट? जैसे ये देश के हिस्से में ये भारत देश है ना, एंड दिस इज दिल्ली। अब क्या होता है, दिल्ली के आसपास के जितने स्टेट्स है ना, स्पेशली ये नेबरिंग एरियाज, ये सब के सब है ना दिल्ली के ऊपर पूरी तरीके से, तो कुछ भी इनको हो रहा है तो ये सीधे दिल्ली जा रहे हैं, है ना? तो यहां पर जो लोकल रीजनल डिमांड है वो बहुत ज्यादा स्ट्राइक होती है। ये एक थोड़ा सा इशू आता है कंसंट्रेशन का, अपन समझते हैं इसके अंदर। फिर इंश्योरेंस एंड डिमांड, ये भी एक बहुत हार्श रियलिटी है। हिंदुस्तान में आज के टाइम पर 50% बिल जो होते हैं, आधे बिल किसी भी अस्पताल में जो टोटल बिलिंग होती है उसकी आधी बिलिंग इंसान अपनी जेब से भरता है भाई, और आधी बिल जो होती है वो मेडिकल इंश्योरेंस भरता है। अब इसके कारण बहुत सारे लोग होते हैं जो गरीबी की तरफ चले जाते हैं। जैसे अगर आपको याद हो तो नितिन कामत सर का एक ट्वीट था कि मेजॉरिटी ऑफ द इंडियन हाउस होल्ड आर जस्ट वन मेडिकल इमरजेंसी अवे फ्रॉम द बैंक्रप्सी। बैंक्रप्टी हो जाए भाई, ऐसी हालत है लोगों की। ठीक है, कोई बड़ी सर्जरी हो गई तो जीवन भर की सेविंग खत्म हो जाती है। तो यहाँ पर ना सिर्फ इंश्योरेंस लोगों के लिए एक सेफ्टी नेट जैसा काम करता है, बट वो हेल्थ केयर को भी प्रमोट करता है। सर कैसे? जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे को कोई प्रॉब्लम हुई, अब अगर मेरा इंश्योरेंस नहीं है ना तो मैं हल्की फुल्की हेल्थ केयर लेके खत्म कर दूंगा। अमेरिका में हेल्थ केयर के स्टैंडर्ड इतना अच्छा क्यों है? क्योंकि शुरुआत से ही इंश्योरेंस है, सरकार ने टच ही नहीं करा अस्पतालों को। सरकार ने बोला इंश्योरेंस लो, प्राइवेट अस्पतालों में अपना इलाज कराओ। अगर मेरे पास आज 20-25 लाख रुपए का इंश्योरेंस है, से फॉर एग्जाम्पल आई इंश्योर कि मेरा ट्रीटमेंट टॉप हॉस्पिटल में हो, राइट? वाई? बिकॉज आई डोंट नीड टू शेल आउट मनी। ये चीज समझना, नॉट हियर टू प्रमोट इंश्योरेंस। ठीक है, इंडिया का इंश्योरेंस सेक्टर 18% से ग्रो कर रहा है भाई। इसका मतलब ये 2027 फेब्रुवरी फाइनेंशियल ईयर 2027 तक 33 लाख लोग और जुड़ेंगे हेल्थ केयर से। एक बाढ़ आ रही है भाई पेशेंट्स की, समझ रहे हो आप? एंड इंश्योरेंस लेना बहुत अच्छा है क्योंकि ये डिलेड केयर को खत्म करता है ना, आदमी तुरंत जाके करवाता है केयर। सप्लाई समझते हैं सर थोड़ा सा। सप्लाई देखोगे ना आप तो हिस्टोरिकल रिलायंस जो रहा है, मतलब हिस्टोरिकली अगर कम किसी भी अस्पताल को कोई बड़ा केपेक्स करना है, कोई नई यूनिट खोलनी है, तो वो लोग उधार पैसा लेते हैं, है ना? उधार पैसा लेते हैं, डेट पे पैसा उठाते हैं। बट यहाँ पर ऐसा नहीं होता कि आप अगर डेट आपको मिल भी गया तो आप अनलिमिटेड सप्लाई कर दोगे। इट इज नॉट लाइक दैट। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। सप्लाई लिमिटेड है। समझते हैं सप्लाई के कंस्ट्रेंट्स क्या हैं? तो आपको समझना पड़ेगा कि कई कई ऑर्गेनाइजेशंस इस तरीके के सेटअप में कि वो चाह के भी अपना सप्लाई नहीं बढ़ा सकते। जैसे हिंदुस्तान में क्या हजारों की तादाद में छोटे छोटे डॉक्टर्स हैं क्या? मैं झोला छाप की बात नहीं कर रहा हूँ, तो पता नहीं कितने हैं। झोला छाप मतलब जो बिहार उत्तर प्रदेश से देख रहे हैं वो समझ गए होंगे, गांव का डॉक्टर, देसी डॉक्टर, समझ रहे हो आप? वो वाला। तो मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं क्वालिफाइड डॉक्टर्स की बात कर रहा हूँ, जो फैमिली फिजिशियंस होते हैं। इस तरीके के डॉक्टर्स हैं, हस्बैंड वाइफ आपस में डॉक्टरी कर रहे हैं, छोटा सा क्लिनिक है। अब लिमिटेड नंबर ऑफ पेशेंट ही है ना, कितने ही पेशेंट देख लोगे आप रोज के? 20, 25, 50, 100, 200 हो गया, उसके बाद क्या? व्हाट आफ्टर दैट? ठीक है। फिर होता है थोड़ा सा लोकल हॉस्पिटल। हिंदुस्तान में जो 80% अस्पताल हैं
वो ये लोकल अस्पताल ही है, जैसे हमारे इंदौर का गोकुलदास हॉस्पिटल, अभी सिंगल यूनिट हॉस्पिटल है, इसी बिल्डिंग है, इसी बिल्डिंग में सब होता है, समझ लो। अब जरा सोचो, इसके अगेंस्ट में कोई बड़ी सुपर हॉस्पिटैलिटी चेन, सुपर बड़ी सुपर स्पेशलिटी चेन, क्या उनसे टक्कर लेना ऑलमोस्ट खाने के बराबर है? क्या आपको ऐसा लगता है? आप ले सकते हो बिल्कुल आराम से, क्या बहुत हाई बैरियर ऑफ एंट्री है क्या? ना, टावर, बिल्डिंग, स्कैनर्स सब खा जाएं भाई, इतनी कैपिटल तो सुबह नाश्ते में खत्म कर दें। तो एक अस्पताल जितना डीप जाता है ना स्पेशलाइजेशन के अंदर, वो उतनी ज्यादा कॉस्ट शेयर करता है इक्विपमेंट की, उतना ज्यादा केपेक्स उसको करना पड़ता है। ठीक है, सप्लाई का सबसे बड़ा कंस्ट्रेंट है। आप अगर हिस्टोरिकली सप्लाई देखोगे तो जो रूटीन मेंटेनेंस होते हैं ना अस्पताल के, वो तो आ जाते हैं, जो रेगुलर कैश फ्लो होता है, इतना कैश फ्लो कमा लेता है एक अस्पताल कि वो रूटीन मेंटेनेंस अपना कर ले। बट द आइडिया इज, अगर उसको कोई नया विंग बनाना है, कोई नई बड़ी मशीन लेनी है, तो उसके लिए उसको हिस्टोरिकली केपेक्स करना पड़ता था। अगर आप थोड़ा सा अपन प्री कोविड जाके देखते हैं, सर 2015 से 2018 की क्या स्थिति थी, तो स्थिति आपको बिल्कुल अजीब होती हुई दिखेगी कि केपेक्स जो है ना वो डाउन हो गया और डेट बढ़ रहा था। आप एक चीज देख रहे हो, यहां पर कुछ हुआ था 2016 में अस्पतालों में, अपन बात करेंगे इसके बारे में आगे। कुछ हुआ ना, अचानक से क्या हो गया, यहां से डबल हुआ, फिर यहां से आधा हो गया, कुछ तो हुआ, समझते हैं। लेकिन फिनोमिना देखो कैसा अजीब था, डेट बढ़ रहा था कंटिन्यूअसली। बट उसके बाद क्या हुआ पता है, स्पेशली पोस्ट कोविड केपेक्स बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ने लगे। अब केपेक्स कांस्टेंट है इस टाइम पर। अब अगर आप देख रहे हो, फोरकास्टिंग भी अगर आप देख रहे हो, एक्सेस सिक्योरिटीज की रिपोर्ट से हमने लिया है, अगर अब केपेक्स कांस्टेंट है, राइट, तो अगर आप देखते हो तो डेट लेवल्स अब नीचे गिर रहे हैं। द केपेक्स इज कांस्टेंट, केपेक्स उतना ही हो रहा है जितना पिछले सालों में हुआ है, एक फ्लैट लाइन बन रही है, बट मेरा डेट नीचे गिर रहा है। इसका मतलब ये है कि अब जो नए केपेक्स आ रहे हैं वो हॉस्पिटल अपने खुद के पैसों से कर रहे हैं। दे हैव डिक्रीज्ड द रिलायंस ऑन डेट फॉर न्यू कैपिटल एक्सपेंडिचर, फॉर एनी काइंड ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक अस्पताल के अंदर किस तरीके की रिस्क है? चार रिस्क है, मेजर चार रिस्क है, बड़ी बड़ी। नंबर वन, प्राइस टेकिंग। अपन इसको डिटेल में समझेंगे, सिर्फ चार्ट है आपको समझाने के लिए, है ना, थोड़ा लंबा था इसलिए मैंने आपको समझाया। ठीक है, रिस्क टेकिंग, रिस्क टेकिंग, प्राइस टेकिंग मतलब समझेंगे। फिर दूसरा, कैश फ्लो चैलेंजेस, कि जो पेयर है ना यार, वो पैसा देने में बहुत टाइम लगा देता है अस्पताल में। सर ऐसा तो कभी होता नहीं है, अस्पताल तो एडवांस पैसा लेता है, ऐसा नहीं होता। अस्पतालों में एक्चुअली में कैश फ्लो अटक जाते हैं, जो हॉस्पिटल का बिजनेस करते हैं वो जानते हैं। फिर दूसरा होता है, कई केसेस के अंदर ओवर सप्लाई हो जाता है, स्ट्रैटेजिकली कोई प्रॉब्लम हो जाती है। फिर होता है फोर्थ केस, की बड़ा ब्रांड बनाने में आपको बहुत लंबा स्ट्रगल करना है। तो हम एक एक करके समझते हैं। ओवर सप्लाई रिस्क इन की लोकेशंस का क्या मतलब है? मेजर रेवेन्यू कुछ लोकेशन से आता है, जैसे मैक्स हेल्थ केयर करके एक कंपनी है, उसका काफी सारे एग्जांपल्स उसके डिस्कस करें हमने, बट मेरा कोई बायस नहीं है उसमें, ना मेरा कोई इन्वेस्टमेंट है, ये बात ध्यान रखना है ना। और मेरा कोई भी बायस नहीं, मैं कोई किसी तरह से आपको मैक्स हेल्थ केयर का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं। कोइंसिडेंटली हम जो जो चीज चाह रहे थे, एक ही कंपनी की चाह रहे थे, ताकि आपको पता चल सके कि एंड टू एंड कैसे रिसर्च किया जाता है, एंड ये पर्पज से हमने मैक्स हेल्थ केयर की सारे एग्जांपल्स लिए। तो मैक्स हेल्थ केयर अगर आप देखोगे तो 80% रेवेन्यू जो आता है वो दिल्ली एनसीआर से आता है। अब ये होती है रेवेन्यू में कंसंट्रेशन रिस्क। यहां पर अगर किसी भी तरह का कोई लोकल इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ, समझ रहा हूं, उस रीजन में किसी तरह का कोई बड़ा रेगुलेटरी चेंज हुआ, बिकॉज हेल्थ इज अ मैटर ऑफ स्टेट सब्जेक्ट, हेल्थ सेंट्रल गवर्नमेंट का मैटर नहीं होता है। हेल्थ एंड एजुकेशन, ये दोनों चीजें, हेल्थ, एजुकेशन, एल्कोहल, ये तीनों चीजें स्टेट का मैटर होती हैं, सेंटर का मैटर नहीं होती है ना, कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट नहीं है। नाउ अंडरस्टैंड दिस। डिमांड हाई है, उसके बाद भी हॉस्पिटल रैंडमली बेड ऐड नहीं कर सकते। 2016 में मैंने बताया था ना आपको, एक सडन एक स्पाइक आया था 2016 में, देखो यहां पर है, केपेक्स के अंदर सडनली 4100 करोड़ का केपेक्स हो गया था। ठीक है, क्या मतलब है उसका? अगर आप करके, आपने मान लो अंधाधुंध पैसा लगा दिया, ठीक है, अंधाधुंध पैसा लगा दिया और आपने बड़ा केपेक्स कर दिया, ठीक है, बड़ा केपेक्स कर दिया, क्या हो गया उसके बाद? बिल्डिंग बन गई, द बिल्डिंग इज रेडी नाउ, व्हाट आफ्टर दैट? आपको लगता है बेड की ऑक्यूपेंसी इतनी आसानी से मिल जाएगी? ऐसा नहीं होता है। द रीजन इज, अगर आप एक कैंसर हॉस्पिटल खोलते हो तो ऐसा थोड़ा ना होता है कि डे वन से सारे के सारे बेड फुल हो जाएंगे, स्पेशली कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज।
में तो टाइम लगता है, सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर ही अवेलेबल नहीं है भाई। अरे तूने ब्रेन हॉस्पिटल खोला है कि मैं न्यूरो हॉस्पिटल खोल रहा हूँ, हम लोग बहुत कॉम्प्लिकेटेड न्यूरो सर्जरी का, कौन करे? कंपाउंडर करेगा क्या? डॉक्टर चौकीदार करे? कौन करेगा? डॉक्टर ही करेगा ना। न्यूरो स्पेशलिस्ट चाहिए उसके लिए आपको, न्यूरो सर्जन चाहिए, रादर टीम चाहिए 4 न्यूरो सर्जन की, 5 न्यूरो सर्जन की मिनिमम, एक छोटे हॉस्पिटल को संभालने के लिए, और उसके अंडर और न्यूरोलॉजी करे हुए लोग चाहिए। इतना कॉम्प्लिकेटेड है ये, बहुत बड़ा रिस्क है इसके अंदर। अपन डिस्कस करेंगे इसको आगे कि यार मेरे पास ह्यूमन रिसोर्स की कमी है हॉस्पिटल इंडस्ट्री के अंदर, इतनी आसानी से खोलना मत अस्पताल। तो करा क्या फिर उन्होंने? केपेक्स तो कर दिया, बेड भरा नहीं रहे थे तो उन्होंने क्या करा? कॉम्प्लिकेटेड जो स्पेशलिटी वार्ड्स थे उनमें भी जनरल पब्लिक भरना शुरू करी। क्या करो अब? बेड भरना है, लेकिन वो मार्जिन नहीं मिल पाए जो मार्जिन की उम्मीद थी 2016 से 2020 तक अस्पतालों को। क्योंकि क्या हुआ था, सोचा था कि सुपर स्पेशलिटी के लिए पैसा लगा रहे हैं, सुपर स्पेशलिटी के पेशेंट्स ही नहीं आए उतने जितने आना चाहिए, ज्यादा पैसा लगा दिया बिना सोचे समझे। अब बेड खाली पड़ते हैं तो मेरा कलेजा मुंह में आ जाता है निकल के। रोज मेरी आत्मा कलपती कि यार बेड अपने खाली पड़े, तो बोले कोई बात नहीं, सर्दी खांसी वालों को भी भरो इसमें, जबरदस्ती सबको चूना लगाओ। ये प्रॉब्लम है। अब वो आपने स्पेशलिटी वार्ड के अंदर नॉर्मल बंदे को भर दिया, वो तो पैसा थोड़ा ना देगा आपको स्पेशलिटी जैसा, समझना। दूसरी एक मेजर रिस्क क्या है? प्राइस टेकिंग। व्हाट डू मीन बाय प्राइस टेकिंग? और बड़ी ब्रांड को बनाना। देखो बड़ी ब्रांड मतलब लीलावती हॉस्पिटल, कोकिलाबेन हॉस्पिटल, जसलोक हॉस्पिटल, ठीक है, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं जो गवर्नमेंट, जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, मैक्स, अपोलो, फोर्टिस, राइट। अब इतनी बड़ी ब्रांड की पोजीशनिंग के सामने आप अपना अस्पताल लेके अगर खोल के खड़े होते हो, इट्स वेरी डिफिकल्ट। द रीजन इज, जब पेशेंट चुनाव करता है ना तो वो ब्रांड भी देखता है, ये चीज समझना हमेशा। दूसरा सर, प्राइस टेकिंग में क्या इशू आता है इसमें? प्राइस टेकिंग में गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा है ना यार। जैसे कोबाल्ट क्रोमियम नी इम्प्लांट, घुटने की सर्जरी, मोदी जी जब आए थे उसके पहले 2.5 लाख 3 लाख रुपए का खर्चा होता था। मोदी जी आए, मोदी जी ने बोला ये 2.5 लाख 3 लाख क्या चल रहा है, घुटने की सर्जरी तो बहुत नॉर्मल है, गरीब आदमी करवाएगा अपनी, इसको कम करके 55,000 करो। आपका कॉस्ट 55,000 में भी आपको मुनाफा हो रहा है 10,000 रुपए का, 10,000 में करो सर्जरी मुनाफे में। अब गवर्नमेंट ने लिख के दे दिया, आप कुछ नहीं कर सकते, आप 1 रुपए ऊपर चार्ज करो, कलेक्टर ताला लगा के चला जाएगा अस्पताल पे आके। समझ रहे हो आप कैसे कर लोगे ना? तो प्राइस कई मामलों में रेगुलेटर कैप लगा देता है आपके साथ, और ये सारे अस्पताल ये प्रॉब्लम फेस करते हैं। इसीलिए पता है वो क्या करते हैं? वो अपने रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए एंसिलरी सर्विसेज देना शुरू कर देते हैं, जैसे कि डायग्नोस्टिक। हर जगह सर एक्सरे अब हमारे यहाँ पर, ये लैब हमारी नीचे, सब कुछ हमारे यहाँ हो जाएगा। फार्मेसीज खोल देते हैं, ट्रीटमेंट के बंडल्स बना देते हैं भाई, कि आप पूरा प्रेगनेंसी का पैकेज ले लीजिए, 10 महीने का, वो सबसे बेस्ट है, 10 months, दैट इज द बेस्ट थिंग, समझना। बट इसके अंदर भी क्या हो रहा है, साइड बाय साइड नए इंट्रेंट्स तो घुस ही रहे हैं। वो तो होता ही है, हर बिजनेस में होता है। लेकिन जो पुराना प्लेयर है ना, उसके पास एक एडेड एडवांटेज है जो यहां पर नहीं होता है नॉर्मली। वो ये है कि उसकी पुरानी लागत पूरी निकल चुकी है। जो बिल्डिंग बनाने पे खर्चा करा था मैंने 20 करोड़ रुपए, वो तो पिछले 5 7 8 साल में निकल चुका है। तो अब मेरी जेब से तो कुछ भी नहीं लगा हुआ है, बिल्डिंग फ्री हो चुकी है, जिसको बोलते हैं ना बिल्डिंग फ्री हो गई, लोन चुका दिया तो बिल्डिंग फ्री हो, पे बैक पीरियड 0 है। तो अब मैं अगर कोई भी नया छोटा सा भी एक्सपेंस करता हूं, एज कंपेयर टू अ न्यू हॉस्पिटल, अगर मैंने फार्मेसी खोली तो मेरा फार्मेसी में ज्यादा बड़ा खर्चा नहीं, मैं तेजी से वो पैसा रिकवर कर लूंगा एज कंपेयर टू अ न्यू हॉस्पिटल। क्योंकि नए अस्पताल को ना सिर्फ फार्मेसी का पैसा रिकवर करना है, बल्कि अस्पताल की बिल्डिंग का पैसा भी रिकवर करना है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छे से। कैश फ्लो चैलेंजेस क्यों होते हैं सर? देखो पेयर कौन है, हु इज पेइंग अ हॉस्पिटल? अ हॉस्पिटल इज गेट पेड बाय रिटेल कस्टमर्स, ठीक है, तो उनसे तो पहले ही पैसा धरा लेते हैं। अ हॉस्पिटल इज बीइंग पेड बाय इंश्योरेंस कंपनीज, ठीक है सर, तो वो भी पैसा देने में कभी कभार डिले कर देते हैं। एंड इन अ हॉस्पिटल इज बीइंग पेड बाय गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट तो भैया, फिर गवर्नमेंट है, रेड टेपिज्म आता है पूरी तरीके से। समझिए, रेड टेपिज्म आता है मतलब ठंडे बस्ते की बात है, पैसा जब आएगा तब आ जाएगा। तो अब क्या है ना, अस्पताल में तो पैसा जब आ जाएगा, आपने मुंह फाड़ दिया। हॉस्पिटल का सबसे बड़ा रिस्क क्या? ऑपरेटिंग लिवरेज है। हॉस्पिटल इज अ बिजनेस ऑफ वेरी हाई ऑपरेटिंग लिवरेज, फिक्स्ड। अरे बंधे हुए खर्चे फिक्स है ना, सैलरी देनी है, बिजली का बिल भरना है, क्लीनिंग सर्विसेज है, इक्विपमेंट है, ये सब डे टू डे चैलेंजेस है। क्या करोगे आप? मिसमैच हो जाता है।
तो जब एक अस्पताल में पेयर का मिक्स स्लो प्लेयर का बन जाता है ना, कि बहुत धीरे धीरे पेमेंट आ रहा है, धीरे धीरे पेमेंट करने वालों की तादाद ज्यादा हो गई है, तो पेमेंट आने में डिले हो जाता है। डिले होता है तो आपके पास पैसा ही नहीं अपग्रेड करने का। जीता जागता उदाहरण है हैदराबाद का उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल। भाई किसी जमाने में इट वॉज अ लैंडमार्क हॉस्पिटल फॉर एंटायर कंट्री। देश में इतना बड़ा अस्पताल नहीं था उस जमाने में जब ये बनाया गया था। हैदराबाद के नवाब ने जब ये अस्पताल बनाया था। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, अब गवर्नमेंट बोल रही है कि इसको पूरा डिसमेंटल करके, पूरा का पूरा डिसमेंटल करके बिल्डिंग बना देंगे बड़ी अस्पताल की। ये हेरिटेज बिल्डिंग है। बोल रहे नहीं, इट इज नॉट, इट इज बियॉन्ड रिनोवेशन नाउ। तो भाई बियॉन्ड रिनोवेशन था तो पहले पैसा क्यों नहीं लगाया जब लगा सकते थे रिनोवेशन करने। ये प्रॉब्लम आती है। नाउ सर, व्हाट आर द की टर्मिनोलॉजीज वी यूज? बहुत आसानी से समझाऊंगा, आप टेंशन ही मत लेना। बेड ऑक्यूपेंसी परसेंटेज मतलब क्या है? मेरे पास टोटल नंबर ऑफ बेड कितने? 3। टोटल बेड 3 है। उसमें से कितने बेड पे पेशेंट है? सर 2 बेड पे पेशेंट है। 2 बेड पे पेशेंट है। कितना बेड खाली है? 1 बेड खाली है। तो ऑक्यूपेंसी कितनी हुई? 2 ऑक्यूपाइड है, टोटल 3 है। तो सर ऑक्यूपेंसी हुई 66.66%। एग्जैक्टली यही बोलता है। बेड परसेंटेज, ऑक्यूपेंसी परसेंटेज मेजर्स हाउ फुल द हॉस्पिटल इज। हाई फिगर कीप द फिक्स कॉस्ट कवर्ड। आप क्या चाहते हो? आपका हॉस्पिटल 80-90% पे ऑक्यूपाइड रहे, या आपका हॉस्पिटल 50% 60% पे ऑक्यूपाइड रहे? व्हाट डू यू वांट? यू ऑलवेज वांट कि 80-90% पे ऑक्यूपाइड रहे। सर जितना ज्यादा होगा उतनी मेरे को फिक्स्ड कॉस्ट भारी नहीं पड़ेगी, सैलरी देना भारी नहीं पड़ेगा, रोज के खर्चे आसानी से चल सकेंगे। एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड, ARPOB, एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड, ये बताता है कि जो हर फील्ड बेड है उसने कितना पैसा कमाया है पर डे। समझा देते हैं। मान लो मेरा टोटल आज का रेवेन्यू, आज का गल्ला हुआ 10 लाख रुपए। टोटल बेड 3 है, ठीक है, 2 बेड उसमें से यूज करे हुए, 1 बेड खाली है। तो ये जो 10 लाख रुपए का गल्ला है, ये 3 बेड से थोड़ा ना आया है। समझ रहे हो? तो 2 ही बेड से आया है ना, क्योंकि 2 ही बेड है, ऑक्यूपाइड है। तो 10 लाख डिवाइडेड बाय जब मैं 2 करूंगा तो क्या आएगा मेरा? एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड, ARPOB। बहुत आसान है। क्या था इसके अंदर? वापस जाके एक बार घुमा के देख लो, कुछ भी नहीं था। ठीक है। एवरेज लेंथ ऑफ स्टे क्या होता है? एवरेज लेंथ ऑफ स्टे होता है कि कितने दिन तक बेड ऑक्यूपाइड रहे, डिवाइडेड बाय कितने नंबर ऑफ पेशेंट्स है। सर समझा नहीं? समझाओगे एग्जांपल से? बिल्कुल। मान लो मेरे 3 पेशेंट्स हैं, पेशेंट नंबर 1, पेशेंट नंबर 2, पेशेंट नंबर 3। पेशेंट नंबर 1 5 दिन रुकता है, पेशेंट नंबर 2 3 दिन रुकता है, पेशेंट नंबर 3 7 डेज रुकता है। तीनों मिला के, तीनों बेड मिला के 3 पेशेंट है, और तीनों मिला के टोटल अलग अलग 15 दिन रुकते हैं। ठीक है। तो मेरा ऑन एन एवरेज एक पेशेंट कितने दिन स्टे करता है? 5 दिन स्टे करता है। 15 दिन टोटल तीनों का मिला के स्टे हुआ। 3 लोग थे। तो ऑन एन एवरेज एक व्यक्ति का स्टे कितने दिन का हुआ? 5 दिन का। अब आप मेरे को एक बात बताओ, आप एवरेज लेंथ ऑफ स्टे इंक्रीज करना चाहते हो या डिक्रीज करना चाहते हो? क्या करना आप क्या चाहोगे अगर आप अस्पताल के मालिक हो, कि बेड पे कोई व्यक्ति है तो वो टिक के लगा रहे उस पे, या फटाफट बेड खाली हो और नए नए कस्टमर्स आते रहे? यू ऑलवेज वांट फटाफट बेड खाली और नए नए कस्टमर्स आते रहे। एक रेस्टोरेंट वाला भी यही चाहता है, टर्नओवर फास्ट होना चाहिए। मेरी बात समझना प्लीज। सर ऐसा थोड़ा ना होता है कोई व्यक्ति अगर लंबे समय तक है तो रोज बिल बनेगा, नहीं ऐसा नहीं होता। आपको एक पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या उसका मार्जिनल रेवेन्यू कम हो जाता है। कोई नया पेशेंट आता है तो आप उससे और 50 तरीके की कॉस्ट एक्स्ट्रा मांग सकते हो। जो बंदा 6 महीने से पड़ा है उससे क्या ही ले लेगा तू? एक बात बता रहा हूँ विदाउट एनी डिसरिस्पेक्ट, समझना मेरी बात। जो व्यक्ति 6 महीने से एडमिट है आप उससे क्या ले लोगे? ठीक है। सर स्पेशलिटी मिक्स क्या होता है? एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट्स, ज्यादा एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट्स, है ना। प्योर मिक्स, जहां पर ज्यादा पैसा आता है। ठीक है। जैसे आप देखो, इन पेशेंट स्पेशलिटी मिक्स, तो 19% रेवेन्यू कहां से आ रहा है? कार्डियो से आ रहा है। 17% रेवेन्यू कहां से आ रहा है? ऑनको से आ रहा है, अपोलो हॉस्पिटल्स का ही है। ठीक है। 10% रेवेन्यू कहां से आ रहा है? न्यूरो से आ रहा है। 10% रेवेन्यू ऑर्थो से आ रहा है। 6% रेवेन्यू गैस्ट्रो से आ रहा है। 4% जनरल सर्जरी, हर्निया, किडनी, मतलब ये स्टोन, इन सब सर्जरी से आ रहा है। ठीक है। यूरोलॉजी से आ रहा है, नेफ्रोलॉजी से आ रहा है, ओबेसिटी, गायनोकोलॉजी से आ रहा है, 3% पीडियाट्रिक से आ रहा है। समझना।
और पेयर मिक्स क्या है? सेल्फ पे करने वाले 38% लोग हैं। 47% पैसा जो आता है वो इंश्योरेंस कंपनी या कॉर्पोरेट पे करते हैं। गवर्नमेंट पीएसयू 10% पैसा पे करते हैं। ठीक है, और कोई स्कीम्स विस्कीम से 6% पैसा रिसीव होता है। राइट। इन्वेस्टमेंट पर बेड, इन्वेस्टमेंट पर बेड समझिए, टोटल मेरी प्रोजेक्ट की कॉस्ट कितनी लगी? 400 करोड़ रुपए। मैंने कितने बेड का अस्पताल बनाया? 100 बेड का। तो मेरा एक बेड कितने का पड़ा? 4 करोड़ रुपए का। अब आप सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाओगे, आपने 2 करोड़ रुपए का टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट है, 50 बेड बनाए, 4 लाख रुपए पर बेड बन रहा है। आप अगर रेगुलर नर्सिंग होम बनाते हो तो 4-5 लाख रुपए पर बेड में काम हो जाएगा। आप अगर एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाते हो तो 5-5, 10-10 करोड़ रुपए पर बेड भी लग जाता है ना। डिपेंड करता है, क्योंकि क्या होता है, मशीनें बहुत महंगी आती है। तो सर ये सब आपस में जुड़े हुए कैसे हैं एक दूसरे के साथ? अगर आपका स्पेशलिटी मिक्स बढ़ता है, स्पेशलिटी मिक्स बढ़ता है मतलब कि आप ज्यादा पेशेंट्स, आपके पास कैंसर वाले आ रहे हैं, है ना, ऑन्कोलॉजी पेशेंट ज्यादा आ रहे हैं, कार्डियो पेशेंट ज्यादा आ रहे हैं, आपका एवरेज लेंथ ऑफ स्टे कम है, फटाफट तेजी से पेशेंट, नए नए पेशेंट्स आते हैं, जल्दी रिट्रीटमेंट होता है उनका, आपका पेयर मिक्स अच्छा है ना, आपकी ऑक्यूपेंसी रेट ज्यादा है, तो डेफिनेटली आपका ARPO भी बढ़ा हुआ ही आएगा, और आप अपने फ्यूचर के सारे केपेक्स को खुद से फिनेंस कर दोगे। क्या ये चीज समझ में आ रही है आप लोगों को? एक हॉस्पिटल जो है ना वो कैसे इवॉल्व होता है वो समझना। एक हॉस्पिटल या तो ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट कर सकता है, या तो वो ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट कर सकता है, बट बहुत सेफली असेट लाइट मॉडल के थ्रू। सर ये समझ गया है असेट लाइट मॉडल के थ्रू ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट कैसे होता है, समझाता हूँ। या फिर वो स्पेशलिटी मिक्स इंप्रूव कर सकता है अपने करंट हॉस्पिटल के अंदर ही, या फिर वो पेयर मिक्स इंप्रूव कर सकता है कि यार जो ज्यादा पेयर, जो तेजी से पैसा देने वाले लोग हैं ना वो बढ़ जाएं, या फिर वो मेडिकल टूरिज्म का भी एडवांटेज ले सकता है। अपन ये चारों पांचों को अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले देखो ब्राउन फील्ड केपेक्स क्या होता है। मेरे पास ऑलरेडी हॉस्पिटल बने हुए हैं, एक 10 माले का अस्पताल है, मैंने नगर निगम से परमिशन ली, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से परमिशन ली, और मैंने उसके ऊपर 4 फ्लोर्स और बनवाए ओनली फॉर कैंसर पेशेंट्स। इट्स अ कैंसर वार्ड। तो मैंने क्या करा, एक सुपर स्पेशलिटी एरिया वहां पर इंक्लूड कर दिया ऑलरेडी। वो ब्राउन फील्ड इसलिए क्योंकि ऑलरेडी केपेक्स करा हुआ था। तो अब यहां पर मेरा हाई रिटर्न मिलेगा मेरे को शुरुआत से। अगर मैं एक आइसोलेटेड जगह पर एक नया अस्पताल खोलता तो मेरे को अवेयरनेस में टाइम लग जाता, लोगों को बताने में, मेरे को पूरा सारी चिट्ठी पत्री, सारे NOCs वगैरह सब शुरुआत से लेने पड़ते, गड्ढा खुदता और फिर अस्पताल बनता। यहाँ पर तो टेरेस पे 3 कान दिए, 6 महीने में काम हो गया, 6 महीने साल भर में। रोज जो हजारों लोग मेरे 10 माले के अस्पताल पे आ रहे थे उनको भी पता चल गया कि अरे यहाँ पर, तो आई यू गेटिंग माई पॉइंट? यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपका रिटर्न हाई हो जाता है, आप तुरंत स्टार्ट कर सकते हो। तो अगर ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट करते हैं ना तो वो लो ऑक्यूपेंसी वाला इशू नहीं आता है, समझना। और सिंस अगर पुराना अस्पताल जसलोक जैसा हॉस्पिटल है, ठीक है, वहां पर ऑलरेडी अगर ब्रांड है वो, है ना, और उसने कोई न्यूरोलॉजी के लिए स्पेशल खोला तो लोगों को पता है कि इट्स अ कॉस्टली हॉस्पिटल ब्रो। ठीक है, तो वो न्यूरोलॉजी में भी पेशेंट उसी क्वालिटी का आएगा जो हाई मार्जिन पेशेंट की वो रिक्वायर्ड है उसको। ठीक है, और यहीं पर काम नहीं रुकेगा, ये जो है ना ये डायरेक्टली और आपका एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड बढ़ा सकते हो। आप कैसे बढ़ा सकते हो? कोई वही एंसिलरी सर्विसेज यूज करके बढ़ा देंगे। आजकल तो हॉस्पिटल्स भी 5 स्टार होटल है ब्रो। अब जो मैक्स हेल्थ केयर ने पिछले 3 सालों में वो बोल रहे हैं कि ओवर नेक्स्ट 3 इयर्स हम 3,000 बेड इंक्लूड करेंगे। कहाँ कहाँ पर इंक्लूड करेंगे? हमारे ऑलरेडी जो दिल्ली NCR और मुंबई में हॉस्पिटल है उसी में इंक्लूड करेंगे, नया अस्पताल नहीं बना रहे। फिर सेकंड है ग्रीन फील्डिंग। ग्रीन फील्डिंग, और वो भी बहुत सेफली। ग्रीन फील्ड का मतलब क्या होता है? मैंने पहले प्लॉट खरीदा, फिर उसके ऊपर बाउंड्री वॉल बनाई, फिर हॉस्पिटल की परमिशन ली, फिर कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ, वो होता है ग्रीन फील्ड। बिजली की DP आके लगी, सब चीजें। ग्रीन फील्ड बहुत जरूरी है नए ग्रोथ के लिए, है ना, क्योंकि आपको अगर अपनी टेरिटरी बढ़ानी है, आपको अपनी ज्योग्राफी बढ़ानी है, तो आपको ग्रीन फील्ड करना ही पड़ेगा। बट द प्रॉब्लम है ग्रीन फील्ड करने में बहुत हाई कैपिटल लग जाती है, अपफ्रंट कॉस्ट बहुत हाई होती है। लैंड खरीदना है, कंस्ट्रक्शन करना है। फिर दूसरी चीज ये है कि अगर आपको बड़े शहरों में जाना है, जैसे इंदौर इज वेरी एक्सपेंसिव इन रियल स्टेट, वन ऑफ द वेरी एक्सपेंसिव स्टेट शिट। मतलब मेरे को सबसे खराब यही चीज लगती है, कुछ भी रेट है भाई, कुछ भी रेट है ना। Tier 2 सिटीज में जाना है आपको, मार्केट टेस्ट करना है बस, आप
मतलब मेरे को जैसे फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ भुसावल चले जाऊँ या मैं चाहता हूँ सहारनपुर चले जाऊँ, ठीक है? देवरा करके एक छोटा-सा जिला है वहाँ चले जाऊँ। बट यार मैं अभी चाहता नहीं हूँ कि मैं जेब से 100 करोड़ रुपए लगा दूँ अपने उस जगह। क्या पता वहाँ ऐसा रिस्पॉन्स आए नहीं आए। तो इन सब के लिए एसेट लाइट ग्रीन फील्डिंग होती है। व्हाट डू यू मीन बाय एसेट लाइट ग्रीन फील्डिंग? 3 तरीकों से हो सकती है। नंबर 1, लीज़ कॉन्ट्रैक्ट। आपने क्या करा, कोई चलते हुए अस्पताल को लीज़ पे ले लिया। समझ रहे हो आप? आपने एक स्पेस सॉरी आपने एक जगह लीज़ पे ली और वहाँ पर अस्पताल खोल दिया। ऑपरेट इन ऑपरेट मॉडल, ऑपरेट इन लीज़ एंड ऑपरेट मॉडल। आपने एक थर्ड पार्टी हॉस्पिटल को ले लिया लीज़ पे, अपनी रीब्रांडिंग कर दी, ठीक है? और आप चला रहे हो। और थर्ड फ्रेंचाइजी अरेंजमेंट मतलब मैंने देवरा में को जो बेस्ट हॉस्पिटल है, बंसल हॉस्पिटल से फॉर एग्जांपल, ऐसे ही दे दिया एग्जांपल, कोई ऐसा वो नहीं है, ठीक है? बेस्ट बेस्ट हॉस्पिटल जो है, मैंने क्या करा, मैंने उसको बोल दिया कि आपको फोर्टिस की फ्रेंचाइजी चाहिए क्या? आज के बाद आपका नाम बंसल हॉस्पिटल नहीं है, आपका नाम फोर्टिस हॉस्पिटल। आपको तो बोले हाँ ले लूंगा, कितने करोड़ रुपए? 20 करोड़ रुपए। क्या क्या करना पड़ेगा? तो बोले ये करना पड़ेगा। हमारा कुछ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, उसके हिसाब से काम होगा। आप फीस भी ज़्यादा चार्ज कर पाओगे, लेकिन आपको सर्विसेज भी अच्छी देनी पड़ेगी। तो इन 3 तरीकों से होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखते हो 2022 में मैक्स हेल्थ केयर ने ऑपरेटिंग मॉडल के ऊपर, लीज एंड ऑपरेट मॉडल के ऊपर द्वारका में 300 बेड फैसिलिटी उठाई। अब हुआ क्या, बहुत असेट लाइट था, 30-35% ही लगा जो लगता था उसका। समझ रहे हो? रियल एस्टेट वालों के साथ पार्टनरशिप कर ली उन्होंने, इंफ्रास्ट्रक्चर बना के दे दिया, उनको रेंट दे रहे हैं, स्टाफ, ऑपरेशन, इक्विपमेंट्स हम लेके आ गए, ठीक है? फिर इंप्रूविंग स्पेशलिटी मिक्स के लिए 3 इंग्रेडिएंट्स है जो लगते हैं। क्या 3 इंग्रेडिएंट्स लगते हैं? सबसे पहले स्पेशलिटी डॉक्टर, फिर स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट एंड फिर फोकस ऑन हाई यील्ड डिपार्टमेंट्स। जो भी हाई यील्ड डिपार्टमेंट है उस पर फोकस होता है, ठीक है? क्या मेजर चैलेंजेस हैं? जो भी स्पेशलिस्ट है ना वो इतनी आसानी से मिलते नहीं है ना भाई। अट्रीशन रेट बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है ना? और शॉर्टेज होती है अच्छे डॉक्टर्स की। जैसे आप देखोगे मैक्स की ग्लोबल हेल्थ लिमिटेड की, मेदांता की 14 नवंबर की एक कॉन्फ्रेंस है, उसमें बोलते हैं सेकंड पॉइंट इज दैट आई डिड मेंशन इज आई थिंक इन आवर लास्ट कॉल आई डू फोरसी इन द इंडस्ट्री अक्रॉस द बोर्ड नॉट ओनली इन दिल्ली दिस इज अ काइंड ऑफ वॉर ऑफ टैलेंट सो टू स्पीक across not only clinical but maybe even non-clinical areas. I do believe that this is something that has potential to create this potential short-term orientation for increasing cost. लोग ही नहीं मिल रहे हैं, बोले हम परेशान हो गए लोग ढूंढ ढूंढ के. Formidable challenges, shortage may be lead to challenges in finding retaining the skilled employees due to high demand competitive salary. कंपनी आके बोलती है अपनी एनुअल रिपोर्ट में कि सबसे बड़ा चैलेंज है हमारे लिए कि हम रिटेन करके रख पाए डिमांड को। हाई अट्रीशन रेट है अपोलो हॉस्पिटल में। अट्रीशन रेट जो प्रोजेक्ट करा गया है वो ये प्रोजेक्शन था भाई उस टाइम पर, जो एक्चुअल अजम्पशन 34% अट्रीशन होगा, 100 में से 34 लोग छोड़ के जाएंगे। तो इसका सोल्यूशन क्या ढूंढती है इंडस्ट्री? ढूंढती है कि भाई बाहर वालों पे कम रिलायड हो, ठीक है? छोटे छोटे डॉक्टरों को हायर करो और इंटरनली ट्रेनिंग प्रोग्राम लाओ, जॉब सेटिस्फेक्शन इंडेक्स लेके आओ, नर्सिंग सेटिस्फेक्शन को, नर्सिंग स्टाफ को अच्छे से ट्रेन करो इंटरनली, ठीक है? डॉक्टर्स को अच्छे से ट्रेन करो, उनके लिए अलग अलग प्रोग्राम्स रन करते हैं। एमबीबीएस स्टूडेंट्स को एमबीबीएस के बाद उठाओ, उनको पढ़ाओ भी, उनको ट्रेन भी कराओ और उनको अपना काम भी करने दो, ठीक है? तो एकेडमिक प्रोग्राम्स भी लॉन्च कर दिए। मैक्स इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन कर ही रहे ना, खुद ही डॉक्टर बना रहे हैं। अब क्या करेंगे, अब बाहर से नहीं मिल रहा है डॉक्टर तो, ठीक है? लीडरशिप रोल्स के अंदर, लीडरशिप रोल्स के लिए भी लेके आ रहे हैं, ट्रेनिंग मिलती है कंटिन्यूअसली ह्यूमन कैपिटल को, ठीक है? तो डिपार्टमेंट फोकस भी होता है एक हॉस्पिटल, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज आ जाता है, ठीक है? और आप किस स्पेशलिटी को पिक करते हो इस पे डिपेंड करता है कि आपका एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड क्या होगा। जैसे अगर ऑन्कोलॉजी है, तो अगर आप ऑन्कोलॉजी को सिर्फ देखते हो, मतलब कैंसर, तो आप देखो 20% CAGR ग्रोथ है, ठीक है? इतनी सेल हो रही है हर साल, करोड़ में आपको समझ में आएगा, 2700 करोड़ का सेल हुआ है, मतलब रेवेन्यू बुक करा है ओनली ड्यू टू ऑन्कोलॉजी, ठीक है? और ज्यादा भी हो गए तो बड़े हॉस्पिटल्स हैं ब्रो, जो लिस्टेड हॉस्पिटल्स है, जो डेटा जहां से अवेलेबल है, आई एम प्रीटी श्योर इससे और ज्यादा होगा, ठीक है? इसका एक एग्जाम्पल अशेन को फिर केपेक्स भी वैसे ही करना पड़ेगा। जैसे एक एग्जाम्पल है, फोर्टिस मेमोरियल हॉस्पिटल ने भी 75 करोड़ की एक मशीन लेके आया। 75 करोड़ की मशीन, सोचो आप, एमआरआई करती है, रियल टाइम एमआरआई और रेडिएशन पकड़ती है वो मशीन फॉर कैंसर, ठीक है? कार्डियोलॉजी 12% से ग्रो कर रहा है, रेवेन्यू पर पेशेंट क्या आता है, 2-3 लाख रुपए आता है ना? तो
कार्डियोलॉजी से भी रेवेन्यू कंटिन्यूसली ग्रो हो रहा है। पेयर मिक्स, अच्छा पेयर मिक्स कैसे बनेगा? जहां पर स्टेबल इनफ्लो और बेटर मार्जिन है। ठीक है, इंश्योरेंस बेस्ड पेशेंट्स आए, ज्यादा अच्छी बात है भाई, गवर्नमेंट स्कीम्स थोड़ी कम करो उतना बेटर है। ठीक है, और आज के टाइम इंश्योरेंस का कंट्रीब्यूशन इज क्लोज टू 36% ऑफ द रेवेन्यू। जो हॉस्पिटल का रेवेन्यू उसमें से 36% इंश्योरेंस से आता है, और वो चाहते हैं कि 50% बढ़े, और ये बढ़ भी जाएगा क्योंकि इंश्योरेंस का सेक्टर भी ग्रो कर रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल लो, मैक्स साकेत और नानावटी में मेजॉरिटी पेशेंट्स इंश्योर्ड है ना, तो पेमेंट मिलने में डिले नहीं होता इन दोनों में। ठीक है, तो उसके कारण क्या होता है, डेफिनेटली बेटर केपेक्स कर पाते हैं वो लोग। ठीक है, फिर एक मेडिकल टूरिज्म की भी एक वेव चल रही है ब्रो। देखो, अगर एक हार्ट सर्जरी करानी है और तू यूएस में कराता है, न्यूयॉर्क सिटी में, तो तेरे को 2 करोड़ रुपए का खर्चा है, 1.5 से 2 करोड़ रुपए मिनिमम। समझ रहे हो? अगर आप इंडिया में कराते हो तो वही चीज आपकी 4-5 लाख 10 लाख रुपए में पूरी हो जाएगी, 4-5 लाख रुपए में पूरी हो जाएगी। तो ये लोग क्या इंडिया आते हैं क्या कराने? सर बिल्कुल आते हैं, भर भर के आते हैं। 2020 के पहले 1.8 लाख आदमी आ रहा था हर साल इंडिया मेडिकल रीजन से, और आज 7 लाख लोग आ रहे हैं। और इनका रीजन क्या है पता है? कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज कराना, जो वहां पर महंगी और यहां पर सस्ती है। और ये लोग भी आके अपफ्रंट कैश देके जाते हैं। आज आप देखोगे तो हॉस्पिटल जो है वो 10% CAGR से ग्रोथ देख रहे हैं इंटरनेशनल रेवेन्यू में, और ये डबल हो सकती है अगले कुछ सालों में, है ना। पोटेंशियल शेयर भी बड़ा, और बड़ा आर्बिट्राज है ना, आपको पता है कि उसके शहर में कितना महंगा है वो चीज। तो डेफिनेटली यहाँ पर डिफरेंशियल प्राइसिंग्स होती हैं। सर कुछ फाइनल नोट्स बताओगे आप? यार मैं आपको एक बात बताऊं, हॉस्पिटल इंडस्ट्री एक ऐसी है जिसमें इस समय कुछ कंपनीज तो ऐसी हैं जो बहुत अच्छे वैल्यूएशंस पे अवेलेबल है। आप थोड़ा सा अपने लेवल पे भी एक, मैंने फाउंडेशन तो खड़ा करके दिया आपको, ठीक है, आप अपने लेवल पे भी थोड़ा सा पुश करो ना यार, इसको समझने की कोशिश तो करो। अब एक, सर कैसे कोशिश करें? आप है ना 3-4 बड़े अस्पतालों के, 3-4 ऐसे हॉस्पिटल जो मिड साइज हॉस्पिटल है, नॉट वेरी बिग, तो आप एक काम करो, मार्केट कैप वाइज लिस्ट बना लो सारे अस्पतालों की, और जो छठे से 10वें नंबर पे अस्पताल आ लें, मतलब टॉप 6 to टॉप 10 हॉस्पिटल, उनकी है ना चारों के कॉन कॉल पढ़ो। सर अब चारों के कॉन कॉल नहीं तो पढ़ लेना आगे पीछे के भी, सिर्फ फर्स्ट एक कॉन कॉल पढ़ो चारों का, तो आपको खुद ही समझ में आएगा कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी डेवलप हो रही है। जो चीज समझ में ना आए वहां रुको, 2 मिनट में चैट जीपीटी कर लो, गूगल कर लो, और फिर आगे बढ़ो। डिमांड बढ़ रही है क्योंकि हेल्थ अवेयरनेस बढ़ रही है, इंश्योरेंस कवरेज बढ़ रही है, मेडिकल टूरिज्म बढ़ रहा है। ठीक है, जो विनिंग हॉस्पिटल है वो क्या कर रहे हैं? वो अपना पेयर मिक्स स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, स्पेशलिटी में लीडरशिप कर रहे हैं, और बहुत ही स्ट्रैटेजिकली केपेक्स कर रहे हैं। ठीक है, तो यही समरी थी, ये आपके लिए समरी है कि जो हाई स्ट्रक्चरल डिमांड है, ठीक है, उसको केटर करने के लिए ये लोग लेवल ऑफ केयर बना रहे हैं। ठीक है, कंसंट्रेटेड डिमांड होती है अलग अलग लोकेशंस पे, रिस्क होता है, रेवेन्यू रिस्क होती है, प्राइस टेकिंग का रिस्क होता है। स्ट्रैटेजिकली सप्लाई बढ़ाना चाहिए ताकि ओवर सप्लाई ना हो जाए। ठीक है, कंस्ट्रेंट क्या है? सबसे बड़ा कंस्ट्रेंट, मतलब व्हाट आर द कंस्ट्रेंट जो अचीव करता है एक ब्रांड? तो ब्रांड बनता कैसे? ब्राउन फील्ड सेफली करता है, वो ग्रीन फील्ड करता है। ठीक है, टेक्नोलॉजी के अंदर इन्वेस्ट करता है, कोशिश करता है कि अपना एवरेज लेंथ ऑफ स्टे कम रहे। ठीक है, डबल डाउन करता है ऐसी चीजों को, स्पेशलिटीज को, जिससे उसका एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड बढ़ जाए, है ना, और उसके कारण उसका पेयर मिक्स भी बढ़ जाए। यही आपसे बोलना था मेरे को, इतना ही बताना था। ठीक है, हिम्मत रखो, आगे आप देखो, मैंने आपको एक फाउंडेशन खड़ा करके दिया। आपको एक्सपेक्टेशन है कि सर आप एकदम कोई क्विक बता दो बस कौन सा स्टॉक खरीद रहे हैं। आई एम नॉट हियर फॉर दिस ब्रो। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना, प्लीज बताना। ठीक है, मैं इंतजार करूंगा आप लोगों का। तब तक के लिए दिस इज पार्थ वर्मा, साइनिंग ऑफ।